नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, अब डेली रात को 9 बजे आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट होगी। इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, कमांडो, दुर्गा शक्ति और एसएससी जीडी हमारा टारगेट होगा। इन सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं और इन बेसिक क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम लोग कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पूरे के पूरे भारत के इतिहास के 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनमें आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न सब कुछ कंप्लीट होगा। इस सीरीज़ में पहला पार्ट होगा ये, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। लगातार इसकी 4 वीडियो आएंगे और 4 वीडियो में आपके 200 क्वेश्चन। इन एग्ज़ाम्स में आप लोगों को हिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सीरीज। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। देखो, इसमें जो टाइम दे रखा है 2800 से लेके 2000 BC तक, ईस्वी पूर्व BC। इसमें जो टाइम है 2500 से 1750, 3500 से 1800, लगभग सबको सही माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग के अनुसार सही समय होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के महानिदेशक थे। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता, देखो इसमें जो लोह युग दे रखा है ये बाद में आएगा, उत्तर वैदिक काल में। पाषाण युग इससे पहले था, तो कांस्य युग, ब्रोंज एज की है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद सिंधु सभ्यता संबंधित है, एक दे रखा है प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक। देखो, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? जब ऐसा हिस्ट्री का पीरियड जिसमें आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक, आपको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, रिटर्न में तो सब कुछ मिला है, लेकिन उसको आप पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु सभ्यता ऐसे ही काल की है जिसको आद्य ऐतिहासिक या फिर प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। बिल्कुल सारी सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी, ये बात सही है। मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये बात भी सही है, ये भी सही है। साफ सुथरे नगर थे, जलमग्न निकासी का प्रबंध था, ये भी सही है। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। देखो, इस बात को प्रॉपर नहीं बता रखा। अगर ये कहा होता कि सड़क की ओर नहीं खुलते थे तो सही था, अदरवाइज इसमें दे रखा है मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, किस ओर ये मेंशन नहीं कर रखा प्रॉपर। तो इसका आंसर आएगा ये डी, इसकी विशेषता नहीं होगी। इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी शहरी सभ्यता, सबको पता है शहर हुआ करते थे उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। देखो, पतन शब्द लिखा हो, गोदीवाड़ा लिखा हो या फिर बंदरगाह लिखा हो, ठीक है, पोत भी लिख देते हैं कई बार, पोत। तो ये था लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था सुमेरियन सभ्यता से। ठीक है। उसके बाद शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से मिले हैं? शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं हमें लोथल से। उसके बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में स्थलों में कोई सैंधव स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? मतलब कौन सी फसल वो लोग नहीं उगाते थे? तो कौन सी फसल का कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल का नहीं मिला है जी वहाँ से।
उसके बाद देखिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बात मैक्स मूलर ने बताई थी। उसके बाद आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु आकर के सबसे पहले एंट्री तो पंजाब में करते हैं, लेकिन बसे सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु में 7 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसमें जो है जादू टोने हैं। सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद 2 भागों में गद्यांश और पद्यांश में लिखा हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद चारों वेदों में प्राचीनतम है। इसमें प्रमुख रूप से किन देवी देवताओं की स्तुति की गई है? ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं का जिक्र है। उसके बाद अगर पूछा जाए सबसे प्रिय देवता कौन से थे, तो वो इंद्र देवता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? वेदों का पुनर्गठन किया था वेद व्यास ने। वेद व्यास ने वेदों का पुनर्गठन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं अस्तो माँ सदगम्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, अस्तो माँ सदगम्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? इनमें जो दे रखे हैं, इनमें ओम शब्द का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। राजगृह में पहला प्रवचन दिया था। पाटलिपुत्र से उनका कोई संबंध नहीं है इस विषय में, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके, अहिंसा द्वारा, धर्म द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इच्छाओं को कम करके, इसमें एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ लिया? परिनिर्वाण कहा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, और मृत्यु कुशीनगर में 483 BC में। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का संबंध किस गणराज्य से था? तो वर्धमान महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक, और ज्ञात्रिक इसमें दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं। शाक्य में तो महात्मा बुद्ध थे, ज्ञात्रिक आएगा इसका। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उनके संबंध के स्थलों को सुमेलित कीजिए। जन्म स्थान लुम्बिनी है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, और निर्वाण प्राप्ति कुशीनगर। तो सही है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 23 हो गए। 24वां क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का निम्नलिखित में से सही क्रम लिखिए। देखो, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे, किसके समय में की गई थी ये? पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। ये हुई थी 483 BC में, 383 BC में, 250 में, और 72 AD में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के महान संरक्षण है? तो बुद्ध के महान संरक्षण जो है, अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, कनिष्क भी थे, और हर्षवर्धन भी थे, यानी कि 1 2 3। विक्रमादित्य बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। तो इसमें आएगा 1 2 3, यानी कि सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पहली बौद्ध संगति सतकर्णी गुफा दे रखा है इसमें, राजगृह के समीप सही है। दूसरी बौद्ध संगति मगध दे रखा है, कुशीनगर आएगा, कुशीनगर नहीं, वैशाली आएगा। तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर, तो दूसरा सही नहीं है। उसके बाद आधुनिक देवनागरी की लिपि किसका प्राचीन रूप है? तो ये ब्राह्मी का प्राचीन रूप है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? सिकंदर ने जब हमला किया था तो नंद वंश चल रहा था, और नंद वंश का राजा था धनानंद। धनानंद के समय में सिकंदर ने अटैक किया था। सिकंदर मकदोनिया से आया था, यूनान से। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? वितिस्ता के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध
या फिर इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। 326 BC में हुआ था ये युद्ध, सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर जीत गया, पोरस हार गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? सिकंदर की मृत्यु 323 BC में बेबीलोन में हुई थी। ये डायरेक्ट पूछा गया है जी बहुत बार। मगध साम्राज्य में निम्नलिखित शासकों का सही क्रम लिखिए जी। देखिए, मगध में सबसे पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक राजा था अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन। तो उदयन दे रखा उसमें से। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का राजा था शिशुनाग और फिर कालाशोक। धनानंद बाद में आएगा, यानी कि शुरू में 1, फिर 4, फिर 2, 1 4 2 और फिर 3। तो किस में दे रखा है 1 4 2, 1 4 2 3? ये दे रखा है सी में, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32वां, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इंडिका में, मुद्रा राक्षस, ये सभी में। ठीक है, सारी की सारी किताबें मौर्य काल के दौरान लिखी गई थी। उसके बाद प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको जैन धर्म की शिक्षा दी थी भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने जैन धर्म की शिक्षा दी थी और अंत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सुलेखना विधि अपनाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है, समुद्रगुप्त बिंदुसार का कोई ऐसा धर्म नहीं होगा। उसके बाद सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये तो सबको पता है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी होगा। अगला, अशोक का नाम अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है सामान्यतः। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो आपको इनके क्रम के अनुसार लगाना है इनको। इसमें सबसे पहले आपका आएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबसे पहले आएगा। उसके बाद फाहियान आएगा और उसके बाद आएगा हिनसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो आपका बनेगा बी, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो इसमें देखिए, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों ही चले थे साउथ इंडिया में। चेर, चोल और पांड्य। तो डी आएगा, ये सब ईस्वी पूर्व में थे। निम्नलिखित में से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे मुरुगन देवता। और मुरुगन आपको पता है भगवान कार्तिकेय को बोलते हैं, कार्तिकेय। मुझे कमेंट करके बताइए मरियम्मा देवी कौन सी देवी है? मरियम्मा देवी। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने बनवाया था? तो ये कनिष्क ने बनवाया था। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कनिष्क ने बनवाया था ये रोड, और बाद में इसी को अब इंडिया में सिल्क रूट बोलते हैं। उसके बाद विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है वो 57, वैसे 57 नहीं आएगा, 58 आएगा, 58। ठीक है, बहुत सारी किताबों में 58 भी है ये, ईस्वी पूर्व में। उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, और इससे भी प्राचीन नाम था माहेशमते। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये सारे अभी एंशिएंट के करवा रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने, यानी कि बी ऑप्शन आएगा इसका। एक्चुअल में ये हिंद यवन भी आ सकता है, हिंद यवन। कुषाणों ने तो शुद्ध सोने के सिक्के शुरू किए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष और नागार्जुन किस वंश के समकालीन थे? तो ये कुषाण वंश के समकालीन थे। 43 का आएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र लिखी थी। 44 है, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो कला की गांधार शैली जो है वो उसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, जो है पेशावर और मथुरा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? तो कनिष्क के समय में थे, एक मिनट रुकिएगा, कनिष्क के समय में है नागार्जुन भी थे, नागार्जुन भी थे, वसुमित्र भी थे, अश्वघोष भी थे। बुद्ध घोष इसके समय में नहीं थे। तो 2 3 4, 2 3 4 आएगा
ए में, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद अगला है 46, सुंग वंश की स्थापना 185 में की थी पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग जिसके समकालीन थे पतंजलि, पतंजलि जिसके समकालीन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था? वही बात हो गई, पुष्यमित्र सुंग। इसका आंसर आएगा डी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, कौन सा वंश कब आता है? ठीक है। सबसे पहले आएगा चोल जो कि प्राचीन काल में था, उसके बाद आएगा सुंग वंश, फिर आएगा सातवाहन और फिर आएगा गुप्त। तो इसमें बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली वंश था? 49 का होगा आपका सातवाहन वंश, दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद, क्योंकि ये सब तो पहले आ चुके ना। उसके बाद गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत एक कैलेंडर है जो कि 320 एडी में शुरू हुआ था और ये शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे, अगले 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।